मैं पिछले 17 साल से अपने छोटे से कस्बे में एक इलेक्ट्रॉनिक एंड फर्नीचर का शोरूम चला रहा हूँ। बहुत ही अच्छा मेरा शोरूम चल रहा है। लेकिन पिछले साल ही मेरे को जुनून जगा ऑर्गेनिक फार्मिंग का, और मैंने पिछले साल से ही ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू की है। ये हैं अमरजीत, हरियाणा में भिवानी ज़िले के इसरवाल गांव के रहने वाले। जिस शिद्दत से इन्होंने अपने बिजनेस को चलाया है, उसी शिद्दत से इन्होंने ऑर्गेनिक खेती शुरू की। ये अपने खेत में आने से पहले पूरी तरह से तैयार होते हैं और फिर खेत में एंट्री से खेत को नमस्कार करते हैं और फिर शुरू होता है खेत में मेहनत का काम। अब इसका रिज़ल्ट देखिए। बहुत से लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिक खेती में पैदावार घटती है, मगर इन्होंने अपने 4 एकड़ के खेत में अमरूद, मौसमी पपीता के पौधे लगाए 10 महीने पहले। साथ में खाली जगह में सब्जियां ली। इनके साथ जो अमरूद के पौधे लगे थे 10 महीने पहले, उनकी बढ़वार और इनमें दिन रात का अंतर है। इन्होंने कोई केमिकल यूज़ नहीं किया, जबकि दूसरे लोगों ने किया। ऐसे ही मौसमी के पौधों में ज़्यादा बढ़ोतरी है। और 6 महीने पहले इन्होंने गोभी उगाई थी, 7 किलो तक की गोभी ली, और वो गोभी मैं खुद अपने घर पे ले गया था। 15 दिन तक ख़राब नहीं हुई, और जिसने भी उसको प्रयोग किया उसने दोबारा इनसे गोभी खरीदी, यानी कि पूरी तरह से ऑर्गेनिक। इसके बाद इन्होंने टमाटर लगाए हैं, तरबूज लगाए हैं, खीरा, ककड़ी और भी सब्जियां लगाई हैं, और इन सब्जियों में किसी भी तरह का केमिकल नहीं डाला। लेकिन पैदावार इनके बराबर जिन्होंने लगाया था उससे ज़्यादा है और ख़राब नहीं हुई सब्जियां। अब सवाल ये आता है कि ऐसा इन्होंने कैसे किया। ये कहानी आपको ज़रूर देखनी चाहिए कि इनका क्या तरीका था। तो चलिए पूछते हैं अमरजीत जी से कि इन्होंने ये ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे शुरू की। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अमरजीत जी, जैसे कई लोगों का कहना है और जो किसान ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं वो भी कहते हैं कि जी ऑर्गेनिक खेती में पैदावार कम होती है शुरू में 1, 2, 3 साल तक। तो लेकिन आपने जैसे ही शुरू किया उसके बाद से लगातार आपकी पौधों की बढ़वार अच्छी है, सब्जियाँ बहुत अच्छी हो रही हैं। क्या कारण है, क्या अलग करते हैं आप? जो किसान साथी कहते हैं कि अकेले गोबर से ऑर्गेनिक खेती नहीं हो पा रही, उनकी बात भी जायज़ है, क्योंकि वो गोबर को ढेर के रूप में इकट्ठा कर देते हैं और फिर सूखने के बाद उसको खेत में डाल देते हैं। जबकि जैविक खेती के लिए हमें जीवाणुओं की ज़रूरत है, जो कि सूखे गोबर में नहीं मिलेंगे। उसके लिए एक तो हमें डिकम्पोजर का प्रयोग करना पड़ेगा शुरू में, ताकि हमें अच्छे से खेत में जीवाणु पैदा कर सकें। दूसरा, हमने गोबर को सूखने नहीं देना है। अगर प्योर ताज़ा गोबर डालेंगे तो उसमें मीथेन गैस होगी, वो भी पौधे के लिए हानिकारक होगी। उसके लिए हमने लगाया बायोगैस, ताकि उस गोबर की हम मीथेन गैस निकाल सकें, ताकि वो पौधों को नुकसान नहीं करे। उसके बाद जो सैलरी निकलती है ना, उसका बहुत महत्व है। उसमें जो पानी होता है ना, उसमें कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं, जैसे हमारी नाइट्रोजन है, वो पानी में घुलनशील होती है और वो पानी सूखेगा तो उड़ जाएगी। तो इसलिए उस पानी को हम सूखने नहीं देते। उस गोबर से उस पानी को भी निचोड़ लेते हैं और वो पौधों में हम डायरेक्ट दे देते हैं वेंचुरी से। और जो सैलरी बची उसको भी हम डिकम्पोज में डाल के हफ्ता रख के हम मैनुअली पौधों में डाल देते हैं। इससे क्या आगे हमारा ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ गया ज़मीन का, और उसके कारण उत्पादन अच्छा हुआ है, और इससे बीमारियां भी नहीं आती फिर। यानी कि हम शुरुआत से अगर बात करें तो आपने गोबर गैस प्लांट लगवाया पहले घर में। हाँ जी। और उससे जो स्लरी निकली, उस स्लरी को आपने डायरेक्ट डिकम्पोजर में डाला। हाँ जी। यानी कि एक टैंक बनाया आपने, ड्रमों में भर दिया। तो ड्रम में स्लरी डाली डिकम्पोजर के साथ। हाँ। उसमें क्या क्या डाला, कितनी स्लरी और कितना डिकम्पोजर डाला? हमने तो 150 लीटर स्लरी डाल के उसमें 25 लीटर डिकम्पोजर, 25 लीटर पानी, 200 लीटर कर लिया। उसमें हमने कुछ लस्सी डाल दी, कुछ आधा किलो खली डाल दिया, आधा किलो गुड़ डाल दिया। गुड़ से क्या होता है, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होता है, और शीशम की खली में भी हमारे बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं। उसके बाद क्या किया? उसके बाद उनको हमने मैनुअली 1 हफ्ते रख के डब्बा लेके प्रत्येक पौधे डाल दिए। यानी कि बाग के जितने पौधे हैं हाँ, उसमें आपने स्लरी को डिकम्पोज करके और हर पौधे में मैनुअली डाल दिया। सब्जियों की बात करें तो उसमें क्या किया? सब्जियों के लिए हमने उसी स्लरी को हमने कपड़े से छान के, जो कपड़े से जो पानी निकला उसको हमने ड्रिप से चला दिया। अब ये तो हो गई खाद की पूर्ति। हाँ। खरपतवार की बड़ी समस्या है ऑर्गेनिक खेती में। हाँ जी। तो उसका आप क्या करते हैं? उसका हमें सही जो लू का टाइम होता है उस टाइम तो हमें उसको उखाड़ते नहीं, क्योंकि वो हमारी बेल वाली सब्जियां और उनको लू से बचाते हैं। उसके बाद जो ही मतलब बारिश का सीजन होगा, हमने छोटा रोटावेटर ला रखा है, जिसे पावर टिलर बोलते हैं, उससे हम उसकी कटाई कर देंगे। वो वापस ज़मीन में मिलके अपना ही खाद का काम करेगा। यानी कि बेल वाली सब्जियों में तो आप खरपतवार उखाड़ते ही नहीं है? नहीं, उससे बेल को सहायता मिलती है, हाँ, गर्मी कम होती है। हाँ जी। और बाकी सब्जियों में खरपतवार आप रोटावेटर से निकाल के वहीं मिला और जो अमरूद का पौधा उसके आसपास जो भी खरपतवार उगता है उसको उखाड़ के उसकी मल्चिंग कर देते हैं अमरूद की जड़ों में। यानी कि खरपतवार से पौधों के साइड में मल्चिंग करते हैं।
ऐसे ही आपने, मैंने देखा टमाटर के पौधों में मल्चिंग की हुई थी। हाँ हाँ, टमाटर में भी हमने, जो टमाटर हमारा छोटा था उसी टाइम हमने मल्चिंग करके छोड़ दी थी। एक तो उससे हमारी नमी बरकरार रहती है, बार बार पानी देने की समस्या नहीं होती। और एक फ़िलहाल जो है टमाटर हमारा उस मल्चिंग पे टिका हुआ है, उसको नीचे से गर्म ज़मीन नहीं मिलने के कारण टमाटर सुरक्षित है अभी तक। यानी कि आप पौधों के नीचे भी मल्चिंग करते हैं, खरपतवार की या पराली की? पराली की, टमाटर में हमने पराली की थी। टमाटर, तो ये जो पौधे हैं अमरूद के और मौसमी के, इनके खरपतवार करने का क्या लाभ मिला, मतलब वो इनकी मल्चिंग करने का? मल्चिंग से एक तो नमी बनी रहती है, और एक आप जो इनको देखोगे तो इसमें छोटे छोटे कीट पैदा हो चुके हैं, उनने अपने बिल बना लिए, तो इसकी जो निराई गुडाई करने की है वो खुद ही वो जीव करते हैं अपने। यानी कि पौधे के पास मल्चिंग करने से उसके नीचे जो कीट पैदा होंगे वो अपने आप ही हाँ, निराई गुड़ाई का पूरी, काम हाँ, निराई गुडाई का काम चलता रहेगा अपना, 24 घंटे चलता है। तो यानी कि जो खरपतवार एक समस्या है किसानों के लिए, उसका आप अपने इसमें पौधों में प्रयोग समस्या करते नहीं हैं? है, खरपतवार तो किसान के लिए काम की चीज़ है, ये होनी चाहिए, ये नहीं होगा तो और कुछ सहायक पौधे भी नहीं होंगे। यानी कि खरपतवार आपके खरपतवार लिए सहायक है। सहायक है। तो ये अब बात आ गई जी, आपने खाद की पूर्ति कर दी अपनी स्लरी को डिकम्पोज करके, खरपतवार से मल्चिंग कर लिया आपने। हाँ। अब जो बीमारियां आती हैं, अक्सर कई बार क्या होता है कि सब्जियों में बीमारियां, तो कुछ आपने बताया कि गूगल और की आप वो करते हैं हाँ, धोने। हाँ। जिस तरह टमाटर और ये जो बेल वाली सब्जियां होती हैं, इनमें जो फूल का टाइम होता है ना, दम उसमें वो धोनी करते हैं, जो पहले हमारे बुजुर्ग भी करते थे, लोबान, गूगल, हिंग की, वो हम प्रतिदिन शाम को करते हैं। जब मौसम शांत हो जाता है, हवा रुक जाती है, उस टाइम पर इसमें हम लोबान की वो धूप कर देते हैं। ये तो हो गए धूप की, अगर जिसे कीट फंगस ना आए। और क्या करते हैं बीमारियों से बचाने की? सब्जियों में कोई बीमारियां आई आपके? सब्जियों में अभी तक कोई बीमारी नहीं आई, छोटी मोटी अगर कोई समस्या आती है तो हमने जो अपनी जो ऑर्गेनिक स्प्रे तैयार करते हैं, हरी तीखी मिर्च, प्याज, अदरक, लहसुन, नीम, इससे जो स्प्रे बना रखी है वो 1-2 बार हम बीच में यूज़ कर लेते हैं। यानी कि प्याज, मिर्च, नीम और भी जो धतूरा, आग, इनको हाँ, मिलाकर आप पेस्टिसाइड तैयार करते हैं, हाँ, जैविक, तैयार करते उसकी स्प्रे कर देते हैं। हाँ जी। आपने बताया कि लस्सी का भी बड़ा रोल है आपके खेत में। हाँ, लस्सी हम तो वैसे तो देखो, जो ही हमारे घर पे 100-150 लीटर लस्सी तैयार इकट्ठी हो जाती है तो हम डालते रहते हैं रेगुलरली। लेकिन पीछे हमारे पौधों में, अमरूद में एक बार दीमक की समस्या आ गई थी, उससे हमारे 40 पौधे ख़राब भी हो गए। उसमें हमने अड़ोसी पड़ोसी से भी लस्सी ली, हमने 800 पौधे हैं तो 800 लीटर लस्सी डाल दी हमने इनमें। लस्सी डाली आपने पौधे में? प्रत्येक पौधे में लस्सी डाली, उसमें हींग भी डाली हमने प्रत्येक पौधे में। और जो अपनी कली होती है, जिसको चूना बोलते हैं, पुताई करते हैं घरों में, उसको भिगो के 2-3 दिन के बाद उसका पानी डाला, उससे वो समस्या दीमक वाली भी ख़त्म हो गई। यानी कि दीमक की समस्या जो अमरूद के पौधों में आई, उसके लिए आपने हींग को लिक्विड फॉर्म में घोल करके, हाँ, और चूने और लस्सी को, हाँ, लस्सी और चूना अलग अलग डाला। हाँ, अलग अलग डाला, तीनों चीज़ें अलग अलग डाली, एक साथ नहीं मिलाई हमने। एक दिन लस्सी डाली, फिर हींग डाली, फिर चूना डाल दिया, और इससे आपकी इसके दीमक की बाद से समस्या। हमारे पौधे में, किसी भी पौधे में दीमक नहीं है। उसके बाद एक पौधा भी नष्ट नहीं हुआ, 40 पौधे हमारे नष्ट हुए, हमने बस सब्र किया, भी होने दो, हो गया वो। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है किसानों के लिए जो पौधे लगाते हैं, बाग लगाते हैं। अमरूद में दीमक की समस्या आ गई। अब एक तरीका था कि ये केमिकल, कोई पेस्टिसाइड डालते, कोई केमिकल डालते उसमें। दूसरा तरीका इन्होंने जैविक तरीका अपनाया, जिसमें इन्होंने 3 चीज़ें डाली। पहले लस्सी 1 लीटर पानी के साथ मिला के जड़ों में दी। दूसरे दिन हींग को 1 लीटर हींग को लिक्विड पानी में घोल के और उसके पौधों में स्प्रे किया, जड़ में डाला। और तीसरा इन्होंने चूना जो है उसको पानी में घोलकर उसका पानी डाला। और इनका जो, जैसा अमरजीत जी ने बताया कि दीमक की समस्या उससे खत्म हो गई। खत्म हो गई, उसके बाद दोबारा भी नहीं आई जी। तो अब ये आपकी, यानी कि बीमारियां क्या वैसे भी कम आती हैं ऑर्गेनिक जब से आपने शुरू किया है तो? हाँ। क्योंकि बाकी लोगों, तो आपने बताया कि टमाटर दूसरे लोगों की तो खराब बीमारियां कम आती हैं। एक, अगर हम टमाटर में यूरिया, डीएपी डालेंगे तो यूरिया भी तो अपने ज़्यादा हो जाएगी, तो पौधे में टमाटर को गलाती है, तो उसके गलन रोग आ जाएगा टमाटर में, नाकों के पास से गल जाएगा। फिर उसके लिए हम उसमें कोई स्प्रे करेंगे, उसका दूसरा साइड इफेक्ट पैदा हो जाएगा। इस तरह की समस्या मिटेंगे नहीं रासायनिक में। ऑर्गेनिक में थोड़ी बहुत समस्या आएंगी, वो अपने आप भी ख़त्म हो जाएंगी अगर हम थोड़ा टाइम देंगे तो उसको। आपने एक और चीज़ बताई कि ऑर्गेनिक में पौधा थोड़ा सा ग्रो करने में स्लो होता है, लेकिन बाद तक चलता है। हाँ, ये क्या? हाँ, ये हमने देखा है, पीछे भी हमने गोभी में देखा, जो हमारे साथियों की गोभी थी वो हमसे 1 हफ्ता बाद लगा के भी 15 दिन पहले फारिग कर चुके थे, केमिकल वाली। हाँ, केमिकल वाली। हमारा पौधा बहुत ही धीरे धीरे चला, लेकिन उसने जो लास्ट में जो गोभी दी उसका कोई मुकाबला ही नहीं था। इसी तरह हमारा टमाटर है, हम और साथियों का देख रहे थे टमाटर, तब तक हमारा छोटा छोटा टमाटर था, जबकि उन पे फूल आना शुरू हो गया था। लेकिन हमने धैर्य बनाए रखा। धैर्य बनाने से क्या हुआ कि जो हमने इसमें जो सैलरी वगैरह दी,
क्योंकि ये जो देसी जो खादें हैं इनमें धीरे धीरे इन्हें अपना जो डिकम्पोज होकर खाद का रूप लिया होगा, उसमें टाइम लगा। लेकिन आज उन साथियों का टमाटर ख़त्म हो चुका है और हम आज भी टमाटर बेच रहे हैं। अक्सर लोग कहते हैं टमाटर तो बिना केमिकल के हो ही नहीं सकता। वही वो तो लोगों की अलग अलग सोच है, मैं तो मानता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। हो सकता है, अच्छा हो सकता है। और जिस भाई को विश्वास नहीं हो तो अपने खेत में आके देख सकता है कि ऐसा टमाटर नहीं होगा। आज की इतनी गर्मी के टाइम में भी हमारा टमाटर सुरक्षित है। तो दोस्तों, जैसा अमरजीत जी ने बताया, ये 4 एकड़ का खेत है। इन्होंने 1 साल पहले ठीक इसकी बाउंड्री करवाई, जाल लगवाया, फिर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगवाया और गोबर की स्लरी को डिकम्पोज करके डालना शुरू किया। ये लगातार एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, कोई भी वेस्ट ये बाहर नहीं फेंकते। ड्रम इन्होंने रख रखे हैं खेत में भी और घर पे भी। उदाहरण के तौर पर जिनके गेहूं से कुछ बथुए के बीज निकले, उन बीजों को भी इन्होंने डिकम्पोज कर दिया। डिकम्पोजर डाल के सारी चीज़ों में एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। दीमक का इलाज भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट से किया। तो कहने का मतलब है कि लगातार दिमाग से साइंटिफिक तरीके से आप कोशिश करेंगे तो ऑर्गेनिक खेती में 17 पोषक तत्वों की पूर्ति आप कर सकते हैं। और जब ये पूर्ति हो जाती है तो उसके बाद पौधों में बीमारियां भी कम आती हैं। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, हरियाणा में भिवानी ज़िले के इसरवाल गांव के रहने वाले हैं अमरजीत जी, बिजनेसमैन हैं, बहुत अच्छी ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, सब किसानों के लिए उदाहरण हैं। जो ये कहते हैं कि हो नहीं, बस एक चीज़ है, मेहनत। जब एक बिजनेसमैन दुकान पर बैठने वाला, एसी में बैठने वाला व्यक्ति मेहनत करके ऑर्गेनिक खेती को खड़ा कर सकता है, तो किसानों को तो मेहनत करने की जज्बा पहले से भरा हुआ है। सिर्फ साइंटिफिक तरीके से मेहनत करने की ज़रूरत है। एक बार फिर जान लेते हैं कि कितनी अलग मेहनत है केमिकल और ऑर्गेनिक में। आप जो अक्सर कहते हैं कि जी मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी, तो क्या मेहनत ज़्यादा बढ़ जाती है? मेहनत तो इसमें, जैसे मैं दुकानदार हूँ तो सुबह जाना, शाम तक दुकान में बैठना, इसी तरीके से अपने को खेत में आना होगा। सुबह आना, शाम तक खेत में रहना, और इसमें थोड़ा बहुत काम लगे ही रहना पड़ेगा। और किसानों की तरह नहीं कपास लगा के चले गए, 15 दिन बाद में आके इसमें खाद बीज के चले गए, फिर 1 हफ्ता 10 दिन नहीं आएंगे। ऐसे ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं होगी। प्रतिदिन पौधे के पास जाना होगा, यानी कि प्रतिदिन खेत में जाना होगा, रहना होगा, संभालना होगा और एक्सपेरिमेंट करते रहना होगा। एक अंतिम सवाल कि ऑर्गेनिक खेती में बिक्री की भी बड़ी समस्या है। अब आपने मुझे जो बताया कि आप अब तक पिछले 7-8 महीने में 3.5 लाख की सब्जियां बेच चुके हैं, 3 से लाख से ऊपर सब्जियां बेच चुके हैं, तो ये क्या तरीका आपने अपनाया और क्या आपको इसमें कोई दिक्कत आई? इसमें देखो, अगर किसान इनको मंडियों में ले जाएगा तो ऑर्गेनिक के नाम से कुछ अलग से हमें मिलने वाला नहीं है। अपनी जो खुद की छवि बनानी होती है, हम खुद अपना रिटेल में बेचते हैं। कुछ यहाँ पे भी हमारे कस्टमर आते हैं खेत में। एक हमने ई रिक्शा लेके दे रखी है, एक लड़का रख रखा है। उस ई रिक्शा में हम पूरी साफ़ सुथरे तरीके से हम सब्ज़ी बेचने जाते हैं। तो लोग इंतज़ार करते हैं कि वो रिक्शा आएगी तो ही सब्ज़ी लेंगे। तो अपना मार्केटिंग खुद को करनी है। मैं दुकानदार होने के कारण मेरे को ये ज्ञान तो था ही कि कैसे चीज़ को कैसे बेच सकते हैं, तो बेचने वाली हमें समस्या नहीं आई। तो दोस्तों, जैसा अमरजीत जी ने बताया कि इनको मार्केटिंग की भी समस्या नहीं है। अक्सर ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों को आती है, क्योंकि मंडी में ले जाएंगे तो भाव मिलेंगे 2, 3, 4 रुपये किलो, उससे तो खर्चा ही पूरा नहीं होगा। लेकिन इन्होंने जो 2 तरीके से मार्केटिंग इनकी हुई, एक तो काफ़ी लोग तो खेत से ही ले जाते हैं क्योंकि उन्हें पता चला ऑर्गेनिक खेती करते हैं। फिर इन्होंने एक लड़के को साथ में रखा, ई रिक्शा खरीदी और इसमें ये अपने खेत की प्रोडक्ट जो सब्जियां उत्पादन होता है वो सारे गांव में, पड़ोस के गांव में या शहर में जाकर गली गली जाकर बेचता है। उस लड़के को भी लाभ होता है और इनकी सारी सब्जियां बिक जाती हैं। अब जो मार्केट रेट, जो आप लोग सब्जियां जिस रेट पे ख़रीदते हैं उसी रेट पर ये बेचते हैं। ऐसे में सीधा बेचने से इनको पूरा लाभ होता है। जो सब्ज़ी 3 रुपये किलो बिकनी थी वो 15, 20, 25 रुपये किलो बिक जाए किसान की, तो किसान की बल्ले बल्ले है और उसे मुनाफा उसे बहुत अच्छा मुनाफा होगा। यही अमरजीत जी ने किया। 2 फ्रंट पे काम कर रहे हैं। एक तो पूरी मेहनत से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं बिना किसी केमिकल के, और फिर बेचने का भी तरीका निकाल लिया है। अब दोनों अच्छे तरीके होंगे तो किसान को शर्तिया लाभ होगा। फिर भी कोई आपको इसमें कोई डाउट हो कि ऑर्गेनिक खेती नहीं हो सकती, नहीं अच्छे रेट मिल सकते, तो अमरजीत जी के पास आएँ, यहाँ देखें, आपको पता चलेगा कि ऑर्गेनिक खेती हो सकती है और हम बिना किसी केमिकल के, बिना ज़्यादा खर्च के बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं। हमारी इस मुहिम से जुड़ने के लिए टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ये एक मुहिम है किसानों की आमदनी बढ़ाने की और आपको शुद्ध उत्पाद पहुंचाने की। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।